नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़, आप लोगों से एक बार फिर रूबरू होने जा रहा हूँ इतिहास विषय की एक महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है और भारत इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में शामिल है। अब तक हम जो गांधी युग देख चुके हैं और जहाँ तक पूर्व वीडियोस में हमने देखा है स्वराज पार्टी तक का इतिहास, उसके आगे आज मैं आपको साइमन कमीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि साइमन कमीशन ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी और नया दृष्टिकोण दिया और क्या क्या इसके प्रभाव रहे, क्या क्या इसकी उपयोगिता रही, इन चीज़ों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, साइमन कमीशन, ये तो आप जानते ही हैं कि साइमन कमीशन 7 सदस्यीय आयोग था और जॉन एलिसब्रुक साइमन उसके अध्यक्ष थे। वाइट कमीशन भी इसको कहा जाता है, श्वेत कमीशन भी इसको कहा जाता है। इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, ऐसी बातों को आप जानते हैं। और इस साइमन कमीशन के भारत आगमन पर 2 बार भारत में साइमन कमीशन आया, एक बार 3 फरवरी 1928 को और एक 11 अक्टूबर 1928 को। 3 फरवरी 1928 से लेके 31 मार्च 1928 तक रहा और 11 अक्टूबर 1928 से लेके 1929 के प्रारंभ तक रहा था। तो इस प्रकार से 2 बार भारत के सारे राज्यों में जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश शासित प्रांत थे, जहाँ पर ब्रिटिश भारत में जो प्रांतीय सरकारें थी, उनकी जांच के लिए ये संपूर्ण भारत में घूमे और ये आयोग घूमा। इसने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रसिद्ध की और इस रिपोर्ट के कई की नहीं आधार थे। इनको बहुत सारे जो सुझाव थे इसके, इनको 1935 के अधिनियम का आधार भी बनाया गया। जैसा कि आप आगे देखोगे तो इन चीज़ों को समझोगे। और इसी साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ उसमें हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति लाला लाजपत राय और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव राजगुरु, भारत नौजवान सभा के जो युवक थे, पंजाब में जब विद्रोह हुआ, पंजाब में जब इसका विरोध किया गया नौजवान सभा के द्वारा, तो लाला लाजपत राय भी उस विरोध का झंडा उठाए हुए थे। तो वहाँ के जो अधीक्षक थे स्कॉट महोदय, उन्होंने स्वयं ने लाठीचार्ज का आदेश तो दिया ही था भीड़ पर, लेकिन खुद ने आगे चलकर लाला लाजपत राय को लाठियाँ भी मारी। सैंडर्स उपाध्यक्ष थे, डिप्टी एसपी, तो उन्होंने भी वही काम किया। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से एक क्रांतिकारी मुद्दा भी यहाँ से चढ़ता है। आगे जाके सैंडर्स की हत्या होती है और फिर इन 3 लोगों को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी भी होती है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जुड़ाव रखती हैं। तो हम चूँकि हमें साइमन कमीशन पर बात कर रहे हैं, मुख्य मुद्दा साइमन कमीशन है, तो चर्चा लाजमी साइमन कमीशन पर हो। तो सबसे पहले साइमन जो कमीशन है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत आने का, वो क्या था कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। साइमन कमीशन का भारत आना मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत प्रस्तावित था। उस अधिनियम में यह प्रावधान था कि ये जो सुधार है, भारत शासन अधिनियम जो सुधार है, उत्तरदायी सरकार जो प्रांतीय सरकारें बनाई गई हैं, 1919 के तहत हमको पता है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया और हस्तांतरित विषयों पर ज़्यादातर भारतीय जनप्रतिनिधि के द्वारा शासन किया जा रहा था। तो इन जो ब्रिटिश प्रांतों में जो सरकारें बनी, इनका एक तरीके से आकलन, जांच या फिर आगे आने वाले इनका दृष्टिकोण तैयार करने के लिए कि इनका क्या कितना महत्व रहा, क्या वास्तव में ये प्रभावी रहे, क्या ये राजनीतिक रूप से शिक्षित हुए, राजनीतिक चेतना का कितना विकास हुआ, उत्तरदायी सरकार कितनी प्रभावी हुई, इन सब चीज़ों का आकलन करने के लिए एक आयोग का गठन का प्रावधान था। वो उसका गठन 10 साल में होना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही कर दिया गया।
इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो उसके पीछे अंग्रेज सरकार के अपने तर्क है कि हम उस समय अगर किसी भारतीय दल में से किसी व्यक्ति को लेते तो डेफिनेटली एक दल, बहुत सारे दल थे, तो एक दल में से किसी व्यक्ति को लेते तो दूसरा दल विरोध करता, तो इससे बेहतर था कि किसी को नहीं लिया। एक तो उनका ये तर्क था, और दूसरा ये कहा था कि हमको जो ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट देनी है, क्योंकि इसके सारे जो सांसद थे ब्रिटिश थे और इनको ब्रिटिश संसद को ही रिपोर्ट देनी थी, तो हमें भारतीयों की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी था। और दूसरा इन्होंने कहा, मतलब ब्रिटिश सांसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन ऐसा था कि वहाँ 2 भारतीय सांसद ब्रिटिश संसद में थे, लेकिन उनको शामिल जानबूझकर नहीं किया गया। तो किन्हीं कारण रहे कि भारतीयों को इसमें नेतृत्व नहीं दिया गया। अब चूँकि नेतृत्व तो नहीं दिया गया था और सभी दल इससे नाराज भी थे, प्रतिनिधित्व किसी को मिला नहीं था, अंबेडकर महोदय जी ने इस कमीशन का स्वागत किया। क्योंकि जो इस कमीशन का एक प्रावधान था कि सभी जातियों को बराबर देखा जाएगा। मुस्लिमों को भी लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति चली आ रही थी, उसको भी इस कमीशन की सिफारिश के थ्रू आगे बढ़ाने का सुझाव दिया गया, यथावत रहे। तो इस तरीके से हम इसकी सुझावों को देखेंगे। इन्होंने जो साइमन कमीशन है उसने एक जो बृहत्तर भारत परिषद का, संघ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बृहत्तर भारत परिषद का गठन का एक सुझाव दिया कि जिसमें देसी प्रांतों को, जो देसी रियासत हैं और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर एक परिषद बनाई जाए जिस पे साझा मुद्दों पर चर्चा हो सके। संघ का विचार अभी प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, संघ एक भविष्य का मुद्दा है, मतलब कहने के लिए संघ तैयार नहीं है, संघ के लिए अभी स्थितियाँ ऐसी नहीं है कि संघ बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं से एक बुनियादी शुरुआत थी कि भारतीय संघ स्थापित हो सकता था। तो इस तरीके के जो बीज हैं वो साइमन कमीशन में थे। सांप्रदायिक निर्वाचन को इन्होंने यथावत रखा। प्रांतीय स्वायत्ता, जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको प्रांतीय स्वायत्ता में बदला गया। प्रांतों में जो विधान सभाएँ थी, परिषदें थी, विधानमंडल थे, उनका विस्तार किया गया। तो प्रांतों की स्वायत्ता है, उनका विस्तार है, और मताधिकार का विस्तार, खासकर मताधिकार का विस्तार 1926 तक मात्र 2.8 के लगभग ही मताधिकार था। तो इन्होंने मताधिकार को विस्तार देते हुए 10 से 15% तक किए जाने का सुझाव दिया। साथ ही साथ इन्होंने हर बार जो संविधान है कि अब हर वर्ष जो 10 वर्षीय आयोग आए, ऐसे प्रावधान को नकारते हुए साइमन कमीशन में व्यवस्था की गई कि भारतीय के लिए एक संविधान बनाया जाए। लेकिन उसमें ये नहीं था कि भारतीय बनाए संविधान को, भारतीय जहाँ के लिए एक संविधान बनाया जाए और वो समय के अनुसार वो अपने आप परिवर्तित होता रहे। इस प्रकार के प्रावधान थे। तो हम देखते हैं कि संविधान का प्रावधान, मताधिकार का विस्तार, विधानमंडलों का विस्तार और एक बृहत्तर भारत परिषद का निर्माण जो आगे जाके संघ में परिणत होगा, जिसके बीज यहाँ पड़ रहे हैं, उन चीज़ों को हम देख रहे हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन को यथावत रखा गया। तो कहीं ना कहीं से बहुत सारी जो सिफारिशें हैं, ये सारी सिफारिशें आगे जाके जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसका हिस्सा बनती हैं। और कहीं ना कहीं से यहीं साइमन कमीशन के जो मुद्दे हैं उनके लिए गोलमेज सम्मेलन में जो प्रस्तावित बैठकें थी, उनमें साइमन कमीशन के इश्यूज़ पर, जो बिंदुज थे, उन पर चर्चा होनी बाकी थी। तो साइमन कमीशन अपने आप में बहुत महत्व रखता है वहाँ इस दृष्टिकोण से, क्योंकि साइमन कमीशन की जो सुझाव थे, उन सुझावों के पीछे जो वर्किंग हेड थे भारत मंत्री उस समय, उन्होंने भारतीयों को एक तरीके से, जो साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था तो विरोधाभास चल रहा था, तो उन्होंने भारतीयों को चुनौती दे डाली कि आप जो भारतीय हैं वो इतने योग्य नहीं हैं कि वो अपने लिए कोई संविधान निर्मित कर सके। तो भारतीय इतने योग्य नहीं है, और फिर भारत का कोई भी दल इतना योग्य नहीं है कि वो भारी बहुमत से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो। तो डेफिनेटली सारे जो दल थे वो नाराज़गी की स्थिति में आ गए थे।
तो इसी को लेकर जो मोतीलाल नेहरू हैं आगे चलकर अपना नेहरू प्रतिवेदन तैयार करते हैं। तो 10 अगस्त 1928 को अब नेहरू प्रतिवेदन आता है, लेकिन साइमन कमीशन में ही उस नेहरू प्रतिवेदन के बीज थे कि बर्किनहेड की चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया, सर्वदलीय बैठक बुलाई। हालांकि मुस्लिम लीग का इसमें रवैया एक अलग रहा। आगे जाके नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ में उससे असंतुष्ट होते हुए मुस्लिम लीग के जिन्ना महोदय अपनी 14 सूत्री मांगे रखते हैं। इन 14 सूत्री मांगों का जो प्रावधान है वो आगे जाके किस प्रकार से भारत का जो ताना बाना है, संगठित ताना बाना या सांप्रदायवाद, सांप्रदायिक समस्या और भारत विभाजन के लिए जो घटक तैयार करेगा, उनके लिए जिम्मेदार होगा कहीं ना कहीं। आप आगे जाके इन चीज़ों को सब समझोगे। धीरे धीरे ये क्या है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंकअप हो जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि साइमन कमीशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना चक्र था। इसी के साथ जब हम देखते हैं साइमन कमीशन में कि जो भारतीयों के लिए एक मताधिकार का विस्तार करना, और अब चूँकि नेहरू रिपोर्ट इसके एवज में आई थी, तो उस नेहरू रिपोर्ट के जो ज़्यादातर प्रावधान है आज भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे में शामिल है। संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, वयस्क मताधिकार, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, इस प्रकार की जो सारी चीज़ें हैं वो नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा प्रगतिशील रिपोर्ट थी, जिसको ब्रिटिश ने मानने से इनकार कर दिया कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रगतिशील है, ये तो बहुत ज़्यादा आगे की रिपोर्ट्स हैं। तो उनका जो कहना था बर्किनहेड का कि भारत के लोग एक संविधान तैयार नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों ने जो नेहरू रिपोर्ट में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया उसको देखने के बाद लगता है कि 1928 में जो आज का भारत का संविधान है उसके जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ शामिल हैं। जिन्ना का जो 14 सूत्री कार्यक्रम था उसके कुछ घटक भी भारतीय संविधान में शामिल किए गए। हम देखते हैं दोनों रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद कि इनके बहुत सारी जो घटक हैं वो यहाँ से लिए गए हैं। एज इट इज़ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ उठाया गया। नेहरू रिपोर्ट तो लगभग ये कहें कि 80% भारतीय संविधान में समाविष्ट हो गई है। उसके जो सुझाव थे वो सारे आज भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें थी साइमन कमीशन से ही जुड़ी हुई थी, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम, क्योंकि इसके विरोध में उपजी हुई चीज़ें थी। तो इस प्रकार हमने जो एक चर्चा की है साइमन कमीशन के ऊपर, और एक जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, सैंडर्स की हत्या होती है आगे जाके, तो वो भी कहीं ना कहीं से साइमन कमीशन से जुड़ा रहता है। तो हमको साइमन कमीशन को उस रूप में देखना है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में साइमन कमीशन कितना महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ें थी, आज मैंने आप लोगों से इस विषय पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साइमन कमीशन की जो उद्देश्य थे, रूपरेखा, कार्यक्रम को समझ पाए होंगे और उससे जुड़े प्रभाव का आपने एक आकलन किया होगा। तो एक संक्षिप्त वीडियो के साथ मैंने ये बातें आपको रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु। मैं आगे इन्हीं चीज़ों को, घटनाक्रमों को जोड़ते हुए आगे आपसे नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करूँगा, क्योंकि गांधी युग हमारा चल रहा है। इसमें हमने थोड़ा सा देखा है, हाँ एक बात मैं भूल गया, जो औपनिवेशिक स्वराज था उसको कहीं स्थान नहीं दिया गया। अब तक चूँकि औपनिवेशिक स्वराज की मांग की जा रही थी, तो कहीं भी इसने साइमन कमीशन में औपनिवेशिक स्वराज जैसे शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो काफ़ी सारी आलोचना हुई इसकी, और ये कहा गया कि ये जो कमीशन है और इसकी जो सुझाव है वो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए नहीं है, ये तो ब्रिटिश को ही भारत का भाग्य विधाता बनाना है। मतलब भारतीयों को जो राजनीतिक प्रशिक्षण देना था, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी थी, उससे इतर ये ब्रिटिश को ही भारत का भाग्य विधाता बना रहे थे। तो आगे जाके जो औपनिवेशिक स्वराज की जो मांग है
और जो इन्होंने तो औपनिवेशिक स्वराज शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया साइमन कमीशन ने। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जो लोग थे संतुष्ट थे, सारे देश में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये सारे नारे लगे। तो इस प्रकार से भारतीय जनमन था वो इस श्वेत कमीशन से, वाइट कमीशन से रुष्ट हुआ और भारतीय राष्ट्रवाद में प्रगति भी। कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन में इसका पूर्ण बहिष्कार करने का बिल भी पास किया कि हम सर्वसम्मति इसका बहिष्कार करते हैं। आगे जाके इन चीज़ों के लिए, क्योंकि साइमन कमीशन कहीं ना कहीं इनकी जो मांग हैं, इनके जो सुझाव हैं साइमन कमीशन के, ये किस तरीके से भारतीयों को प्रभावित करते हैं। नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम, और आगे जाके देखते हैं तो सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी जातियों को बराबर का अधिकार दे दिया गया था। तो साइमन ने जो ये जो बात रखी, ये राष्ट्रवाद के हित में थी जैसे भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं से उस समय कुछ लोग को असंतुष्ट होना किसी प्रकार से, क्योंकि उस जो ट्रायंगल चल रहा था, कम्युनल ट्रायंगल चल रहा था, यहाँ से एक जो उभार आता है, क्योंकि हम आगे जाके देखते हैं कि सांप्रदायिक पंचायत भी आएगा। सांप्रदायिक पंचायत के बीच, क्योंकि यहाँ से अंग्रेजों ने एक नई पॉलिसी अपनाई, यहाँ से एक नई चीज़ का विस्तार होगा, तो वो देखेंगे हम आगे की वीडियोस में। कहीं ना कहीं से उनके जो जुड़ाव हैं वो यहाँ से हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ इसी में है, लेकिन कहीं ना कहीं से लिंकअप है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।